चलो तो आज का रिवीजन टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे लोगों को इसमें डर भी लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मोर ओवर हमें जो ज़्यादा फोकस करना है वो है फॉर्मूले पे। क्वेश्चन का कौन सा टाइप होगा तो उसमें कौन से टाइप का फॉर्मूला यूज़ करा जाएगा, यही मेन इसमें इंपॉर्टेंट फोकस रहने वाला है। बाकी ये चैप्टर बहुत आसान है। अब क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं, केसेस बहुत सारे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी मुश्किल रहने वाला, बट ऐसा है नहीं। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस चैप्टर को समझने के लिए टॉपिक्स डिस्कस कर देता हूँ कि ये टॉपिक्स हमें सीखना है। जैसे सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, उसका डेफिनेशन सीखने वाले हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए हमें एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इसके बाद हमें कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस सीखना पड़ता है। एसिड बेस सीखने के बाद हमें सीखना होता है व्हाट इज द आयोनाइजेशन ऑफ एसिड, बेस या वाटर, ये सब हमें सीखना होगा, जिसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे के के बी ये सब देखने को मिलता है। ये सीखने के बाद हमें सीखना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, पीएच क्या होता है और उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। और जैसे ही आपने कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच पढ़ा, इसके बाद से ही मेन कैलकुलेशन स्टार्ट होंगे। इसमें हमें कैलकुलेशन ऑफ पीएच में सबसे पहले सीखना होता है कि कैसे हम एसिड या बेस का पीएच निकालेंगे। दूसरा हमें सीखना होता है कैसे एसिड और एसिड का मिक्सचर हो या बेस और बेस का मिक्सचर हो तो कैसे पीएच निकालेंगे। तीसरा हमें सीखना होता है अगर अपने पास सॉल्ट है तो सॉल्ट का पीएच कैसे निकालेंगे। सॉल्ट का अगर कोई होता है तो उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे, जिसमें बेसिकली सॉल्ट का डायरेक्टली पीएच तो नहीं निकाला जाता है, सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस करने के बाद पीएच निकाला जाता है। कि अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्ट को मैं वाटर में डिजोल्व कर दूं, तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद हमने 9th-10th में पढ़ा है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है तो उसका सोल्यूशन न्यूट्रल होता है, मतलब पीएच की वैल्यू कितनी आती है 7। और अगर कोई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब सोल्यूशन हो जाता है बेसिक, पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो हो जाता है एसिडिक, पीएच की वैल्यू 7 से कम। तो वो सब हमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर कैलकुलेशन करना है। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा बफर सोल्यूशन का पीएच कैसे निकालोगे, व्हाट इज बफर सोल्यूशन एंड हाउ टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ द गिवन बफर सोल्यूशन। एंड इसके अलावा हम पढ़ते हैं व्हाट इज सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एंड लास्ट में आता है थियरी ऑफ इंडिकेटर्स। तो दीज आर द मेन टॉपिक्स ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। और अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे ज्यादा जो आपके कॉन्सेप्ट आते हैं वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे आता है, उसके बाद से बफर सोल्यूशन पे आता है, एंड देन ये जो कुछ कैलकुलेशंस वाले टॉपिक्स हैं इस पे आता है। लेकिन जो अपना मेन फोकस रहने वाला है वो इन दो टॉपिक्स पे रहने वाला है, और यही टॉपिक आपको कंफ्यूज भी करते हैं। तो ये सब चीजें हमें समझनी है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के ऊपर भी अच्छा क्वेश्चन आता है। मेजोरली मैं 3 टॉपिक बोलूंगा, इसको हमें एक एक करके सीख लेना है, समझ लेना है, ये चैप्टर आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। तो अगर आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करो, अब है तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम ही, मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें फॉरवर्ड में भी रिएक्शन जाएगा और बैकवर्ड में भी रिएक्शन जाएगा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम से मतलब क्या है, अगर आपने कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया, क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट। हम सबको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद कि सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो आयंस में डिसोसिएट हो पाते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जो नहीं हो पाते हैं क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब ऑब्वियस सी बात, हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं तो अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन सिर्फ क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट। मतलब तुमसे कोई पूछे कि आयनिक इक्विलिब्रियम किस पे पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो डिसोसिएट ही नहीं होंगे, आयंस ही नहीं बनेंगे, तो आयनिक इक्विलिब्रियम कहां से आएगा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएटेड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड डिसोसिएटेड पार्ट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएटेड पार्ट एंड अनडिसोसिएटेड पार्ट के बीच में जो भी डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, इसको हम नाम देते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम दैट एग्जिस्ट बिटवीन डिसोसिएटेड पार्ट एंड अनडिसोसिएटेड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। अब यहां पे इलेक्ट्रोलाइट अगर मैंने जो शब्द यूज किया है, तो इलेक्ट्रोलाइट के भी 2 टाइप होते हैं बेटा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, हम सबको पता है कि वो कंपाउंड जो आयंस को फर्नेस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जैसे कि NaCl, KCl, H2SO4 ये सब होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं बेटा। पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं
जो वाटर में डालने पे एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने से कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। और इसका एग्जांपल में आप बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या इनसे बने हुए सॉल्ट भी आते हैं। तो आपसे कोई पूछे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है तो क्या बोलोगे? जो 100% डिसोसिएशन शो करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा वह अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 1, मतलब 100% होता है, क्लोज टू 100%। स्ट्रॉन्ग एसिड इसके एग्जांपल हैं, स्ट्रॉन्ग बेस इसके एग्जांपल हैं, सॉल्ट इसके एग्जांपल हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ एसिड होगा, सिर्फ बेस होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट में भी एसिड, बेस एज वेल एज सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हम जानते हैं HCl, HNO3, HBr, HI, HClO4, ये सब कुछ एग्जांपल है। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जांपल है। स्ट्रॉन्ग बेस में आओगे बेटा तो LiOH, NaOH, KOH, ये सब इस स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हैं। या इनसे बने हुए सॉल्ट को भी आप लिख सकते हो, जैसे कि मान लो HCl प्लस NaOH या LiOH आप ले लिया तो क्या बन जाएगा? NaCl, KCl, Na2SO4, ये सब इसके कैटेगरी में आते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो वाटर में डालने पे पार्शियली डिसोसिएट होंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। मतलब इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, दैट इज वेरी वेरी लेस देन 1, दैट इज वेरी वेरी लेस देन 1। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टूटने की क्षमता है वो बहुत कम होता है। इनके एग्जांपल्स में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल में वीक एसिड आ सकते हैं, वीक बेस आ सकते हैं, या इनसे बने हुए कुछ सॉल्ट भी आ सकते हैं। वीक एसिड की बात करूं तो जैसे HF है, HNO2 है, HCN है, या जितने भी आप ऑर्गेनिक एसिड जानते हो, एसिटिक एसिड हुआ, ऑक्जेलिक एसिड हुआ, या जितने भी डाइप्रोटिक एसिड हैं, H2S, H3PO2, H3PO3, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डाइप्रोटिक एसिड सिर्फ H2SO4 को छोड़ दो, सल्फ्यूरिक एसिड को छोड़ दो, तो मोस्टली डाइप्रोटिक एसिड या पॉलीप्रोटिक एसिड जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोजन है वो वीक ही होते हैं, वीकली डिसोसिएशन शो करते हैं। वीक बेस जैसे कि आपने MgOH ट्वाइस ले लिया, NH4OH ले लिया, ये सब वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। अब कोई भी वीक बेस और वीक एसिड से बना हुआ जो सॉल्ट है लाइक CH3COONH4, ये तुम्हारा एक वीक सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। तो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्लोज टू 1 होता है, और जो पार्शली डिसोसिएट हुए, बहुत कम हुए, उनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपसे कोई पूछे कि जो आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर एप्लीकेबल है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले तो कंप्लीटली टूट जाएंगे। तो क्या रिएक्शन बैकवर्ड में आएगा? नहीं, रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड में ही जाएगा सिर्फ। इसलिए हम जो मेनली अपने कॉन्सेप्ट है, जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, वो किस पे लगाएंगे? सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उनको हिंडर कर सकते हैं, उनको हैम्पर कर सकते हैं, वो उनके रेट को बढ़ा सकते हैं, उनके रेट को डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कोई इक्विलिब्रियम आपको एनालाइज नहीं करना है। तो ये हो गया अपना पहला टॉपिक क्लियर कि डेफिनेशन क्या होता है, और जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट सीख लिया। अब जैसे कि आपको समझाया कि इलेक्ट्रोलाइट एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, और सॉल्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें पहले एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ता है, जो सारे ही चैप्टर में तकरीबन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ध्यान दीजिएगा इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो हमारे सिलेबस में है। अगर उनके ऊपर मैं बात करूं तो सबसे पहला कंसेप्ट है आर्रीनियस कंसेप्ट। क्या है? आर्रीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्रीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करो बेटा, तो इन्होंने बोला इन एक्वस सोल्यूशन, इन्होंने बोला इन एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो लोग H+ डोनेट करते हैं, H+ डोनर आर कॉल्ड एसिड एंड OH- डोनर आर कॉल्ड बेस। जो H+ देते हैं वो एसिड हैं, और जो OH- देते हैं वो बेस है। जैसे कि एग्जांपल की बात करो तो एग्जांपल में हम बात करें HCl, पानी में डालोगे तो H+Cl- देगा। HNO3, ये सब एसिड के कैटेगरी में आते हैं। दे आर द एग्जांपल ऑफ आर्रीनियस एसिड। लेकिन NaOH ले लो, BaOH होल ट्वाइस ले लो, KOH ले लो, ये सब वाटर में डालने पे OH- देंगे। तो ये एसिड बेस का कॉन्सेप्ट हो गया। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हम H+ और OH- के डोनेशन पे जानते हैं। लेकिन इस थ्योरी कुछ लिमिटेशन है, मेनली दो लिमिटेशन। पहला लिमिटेशन सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन पे ही एप्लीकेबल है।
अगर H2SO4 को आप पाउडर फॉर्म में कर दो या किसी एसिड को पाउडर फॉर्म में कर दो, वो एसिड है या नहीं ये नहीं बता सकते। सेकेंड, जिसमें OH माइनस नहीं है वो लोग भी देखा गया है कि बेसिक नेचर शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने समझाया था अमोनिया, अमोनिया NH3 है, वाटर में अगर तुम डिजोल्व करते हो तो भले ही वो H प्लस डोनेट या H प्लस एक्सेप्ट कर स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये आर्रेनियस थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि अमोनिया बेस है या एसिड है, क्योंकि इसके हिसाब से तो अमोनिया क्या देना चाहिए तो बेस बोल सकते हो, OH माइनस यहाँ है ही नहीं। इसलिए इसके दो लिमिटेशन आ गए। बोलो पहला लिमिटेशन क्या है? इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्वस सॉल्यूशन एंड इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया। तो इसके बाद दूसरा कंसेप्ट जो हमें सीखना है वो है ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, इसमें भी सिंपल कंसेप्ट है। इसमें OH माइनस को यूज नहीं किया गया, इसमें सिर्फ प्रोटॉन को यूज किया गया। इसमें बोला गया जो H प्लस डोनर है, जो सब्सटेंस प्रोटॉन देते हैं उनको हम नाम दे सकते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड, और जो लोग प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर जो हैं, दे आर कॉल्ड ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस में अगर कहीं सवाल आएगा तो मेनली ब्रोंस्टेड-लॉरी पे ही आता है। तो इनके हिसाब से जो प्रोटॉन देते हैं वो एसिड है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं वो बेस है। और यहाँ पे जो भी प्रोटॉन देता है और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो आपस में एक इक्विलिब्रियम में रहता है। किसमें रहता है? इक्विलिब्रियम में। मतलब एक जगह से प्रोटॉन निकालोगे तो दूसरा बन जाएगा, उसमें प्रोटॉन ऐड करोगे तो पहला बन जाएगा। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यूज किया गया, ऐसे एसिड बेस पेयर जो सिर्फ वन प्रोटॉन के एक्सचेंज से बनते हैं, कितने प्रोटॉन के? वन प्रोटॉन के एक्सचेंज से बनते हैं, उनको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। आप देखते होंगे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे बोला गया ऐसे एसिड बेस पेयर जो सिर्फ वन प्रोटॉन के एक्सचेंज से बनते हैं उनको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं एग्जांपल समझाने जा रहा हूं। हमने एग्जांपल लिया H2SO4, हम ये देखने से लग रहा है कि ये डाइप्रोटिक है। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा बेटा तो ये बनेगा, पहले स्टेप में एक प्रोटॉन देगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस प्लस HSO4 माइनस, अगेन HSO4 माइनस जो बाइसल्फेट आयन है इसके पास अभी भी एक और प्रोटॉन है, it can also donate again one proton and form sulfate ion SO42 minus। अब अगर आप H2SO4 और HSO4 माइनस को ध्यान से देखो तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड ने एक प्रोटॉन दिया है। अगर मैं फॉरवर्ड में जाऊं तो क्या दिखेगा? सल्फ्यूरिक एसिड ने एक प्रोटॉन डोनेट किया है। और अगर मैं बैकवर्ड में जाऊं तो मुझे दिखेगा कि HSO4 माइनस ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है टू फॉर्म H2SO4। मतलब यहां पे H प्लस डोनर कौन है? H2SO4। H प्लस एक्सेप्टर कौन है? HSO4 माइनस। और कितने प्रोटॉन का डोनेशन एक्सेप्शन हो रहा है? एक प्रोटॉन का। इसलिए ऐसे पेयर को हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर। जिसमें एसिड कौन है? H2SO4 जिसने दिया है, दिस विल बी आवर कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस। ध्यान से फिर से समझा देता हूं, यहां H2SO4 ने वन प्रोटॉन रिलीज किया है टू फॉर्म दिस, और HSO4 माइनस ने वन प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है टू फॉर्म दिस। और क्योंकि सिर्फ एक ही प्रोटॉन एक्सेप्ट हुआ है या रिलीज हुआ है इसलिए इसको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस बोल रहे हैं। सिमिलरली यहां पे भी HSO4 माइनस और SO42 माइनस को देखोगे तो यहां पे इस HSO4 माइनस ने एक प्रोटॉन रिलीज किया है और इस SO42 माइनस ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। तो किसने प्रोटॉन दिया है? HSO4 माइनस। किसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है? SO42 माइनस। तो कौन एसिड हुआ? और क्या मैं इसको कॉन्जुगेट एसिड बोल सकता हूं? एग्जैक्टली ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है। लेकिन अगर मैं आपके सामने सीधा H2SO4 और SO42 माइनस बताऊं, ये और ये कंपेयर कर रहा हूं, तो इसमें से दो प्रोटॉन रिलीज करोगे देन सल्फेट आयन का फॉर्मेशन होगा। तो यहां भी ये दो प्रोटॉन दे रहा है और ये दो प्रोटॉन इसमें डालोगे तो H2SO4 बनेगा। मतलब यहां भी इसको हम क्या बोल सकते हैं? एसिड। और यहां क्या बोल सकते हैं? बेस। लेकिन कॉन्जुगेट एसिड बेस नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? यहां पे दो प्रोटॉन का एक्सचेंज हुआ है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे एसिड बेस जो वन प्रोटॉन के एक्सचेंज से बनते हैं उनको ही क्या बोल सकते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस। मतलब इन शॉर्ट, अगर मैंने HSO4 माइनस में एक H प्लस डाल दिया तो उसी का कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। या फिर इस H2SO4 से अगर मैं एक H प्लस निकाल दिया
तो उसी का कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो मतलब हमारे लिए ये बताना बहुत इजी हो गया क्या, कि अगर अपने पास कोई भी सब्सटेंस है, क्या है, सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड है जिसका मुझे कॉन्जुगेट एसिड चाहिए, क्या चाहिए, कॉन्जुगेट एसिड। तो देखो यहाँ पे अगर मैं HSO4 माइनस में एक प्रोटॉन ऐड कर दूं तो उसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। मतलब कॉन्जुगेट एसिड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, H प्लस ऐड करना पड़ता है। और अगर मुझे सब्सटेंस का कॉन्जुगेट बेस ढूंढना है तो क्या करना पड़ता है, H प्लस रिमूव करना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने बोला इस सब्सटेंस का कॉन्जुगेट एसिड निकालो, तो ये खुद क्या होगा बेटा, बेस। और बेस में क्या करोगे तो एसिड बनेगा, H प्लस ऐड करोगे कि बेस H प्लस एक्सेप्ट करता है। अगर मैंने बोला इसका कॉन्जुगेट बेस निकालो तो ये खुद क्या होगा, एसिड। तो एसिड क्या करता है, H प्लस रिलीज करता है। तो इन शॉर्ट दिमाग में बॉटम लाइन फिक्स कर लेते हैं, अगर कॉन्जुगेट एसिड चाहिए सर तो H प्लस ऐड करना है, कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो H प्लस रिमूव करना है। और एक चीज मैं बता दूं, किसी का भी नेचर कॉन्जुगेट एसिड बेस के हिसाब से परमानेंटली फिक्स्ड नहीं होता है। मतलब तुमसे कोई पूछे कि HSO4 माइनस किसकी तरह एक्ट करेगा, तो ये नहीं बोलना है कि ऑलवेज कॉन्जुगेट बेस, ये नहीं बोलना है ऑलवेज कॉन्जुगेट एसिड। देयर विल बी अ रेफरेंस रिक्वायर्ड कि किसके रिस्पेक्ट में आप पूछ रहे हो। H2SO4 के साथ पूछोगे तो HSO4 माइनस कॉन्जुगेट बेस है, और SO42 माइनस के साथ पूछोगे तो कॉन्जुगेट एसिड है। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स के ऊपर चर्चा करें, मैं तुमसे पूछूं कि बताओ H2O है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो कॉन्जुगेट एसिड के लिए H प्लस ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, H3O प्लस। अगर मैं पूछूं कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो H प्लस रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा, OH माइनस। ध्यान रहे H प्लस रिमूव करते हैं तो माइनस चार्ज आता है, H प्लस ऐड करते हैं तो एडिशनल प्लस चार्ज आता है। अगर मैं बोलूं क्या ये अभी भी कॉन्जुगेट एसिड की तरह एक्ट कर सकता है, तो देख लेते हैं क्या इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, यस। इसमें से अभी भी H निकाल सकते हो तो क्या बनेगा, O2 माइनस, क्या बनेगा, O2 माइनस। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो सकता है, तो कॉन्जुगेट एसिड के लिए H प्लस ऐड करोगे तो बोलो NH4 प्लस। अगर मैं पूछूं इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो सकता है, NH2 माइनस। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, NH2 माइनस। मतलब यहां पे ये जो NH2 माइनस आप देख रहे हो, अमाइड आयन देख रहे हो, यहां से आने पे ये कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस, लेकिन इधर जाने पे ये कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस। मतलब इस स्टेप के लिए आपने अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस ढूंढा है, और इस स्टेप के लिए ये कॉन्जुगेट बेस ढूंढा है, मतलब ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। मतलब इन शॉर्ट NH2 माइनस अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो बन जाता है NH3, और अगर ये प्रोटॉन रिलीज करता है तो बन जाता है NH2 माइनस। और ऐसे आयन जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करते हैं, प्रोटॉन रिलीज भी करते हैं, इनको हम एम्फोटेरिक आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक आयन, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिलीज भी कर सकते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ H2O एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है कि नहीं, तो देख लेना क्या इसका कॉन्जुगेट और बेस दोनों बन सकता है कि नहीं, एसिड बेस। क्या इसमें से H प्लस निकाल सकते हो, यस। तो निकालोगे तो क्या बनेगा, OH माइनस। क्या इसमें H प्लस डाल सकते हो, यस। तो क्या बनेगा, H3O प्लस। तो क्या एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है, यस। लेकिन एक बार ये क्वेश्चन देख के तुम्हें घुमा चुके थे। क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज एम्फोटेरिक। उसमें H2O भी ऑप्शन में था, सबने टिक भी कर दिया था। जब आयन पूछेगा तो H2O नहीं ले सकते ना, H2O तो एक कंपाउंड है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है। आयन के लिए हमें NH2 माइनस जैसे लोग ढूंढने चाहिए। जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं कि बताओ HSO4 माइनस आयन एम्फोटेरिक है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। क्या इसमें से H प्लस निकाल सकते हो, यस। अभी भी H है तो निकाल सकते हो। क्या इसमें H प्लस ऐड कर सकते हो, यस। इसमें H प्लस ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया एम्फोटेरिक। तो इस हिसाब से हमने दो कंसेप्ट सीख लिए, आर्रेनियस कंसेप्ट और ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट को मैं फिर से समराइज कर दूं, फटाक से बोल दो। अगर हमें किसी का कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो क्या करेंगे, H प्लस ऐड करेंगे, और अगर बेस निकालना है तो H प्लस रिमूव करेंगे। जो आयन दे भी सकता है H प्लस और ले भी सकता है H प्लस, तो क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक आयन। अब यहाँ पे लिमिटेशन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे कंपाउंड जिनके पास प्रोटॉन ही नहीं है या जिनके पास OH ही नहीं है,
तो इन दोनों के हिसाब से उसका एसिडिक नेचर नहीं हो सकता या एसिड को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन तीसरा कॉन्सेप्ट अपने पास है कि ऐसे लोग जिसके पास प्रोटॉन नहीं है, जिसके पास प्रोटॉन नहीं है, वो भी हमारे लिए एसिड बेस की तरह एक्ट कर सकता है। और उस कॉन्सेप्ट का क्या नाम था? लोइस कॉन्सेप्ट। क्या नाम था? लोइस कॉन्सेप्ट। तो थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो है लोइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब आर्रेनियस ने H और OH यूज किया था, ब्रॉन्स्टेड लॉरेन ने H प्लस डोनेशन और H प्लस एक्सेप्शन यूज किया था। लुइस कॉन्सेप्ट ने, मतलब जो लुइस साहब थे, इन्होंने सीधे सीधे एक्सप्लेन किया लोन पेयर के बेसिस पे। और हमने कई बार सीखा भी है। सीधा सीधा अगर आंसर मैं बोलूं कि जो लोन पेयर डोनर है इनके हिसाब से, लोन पेयर डोनर आर कॉल्ड लुइस बेस एंड लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड लुइस एसिड। जो लोन पेयर देते हैं वो बेस है, जो लोन पेयर लेते हैं वो क्या है? एसिड है। तो ऑब्वियसली जो लुइस बेस हैं उनके पास ऐसा क्या होगा कि लोन पेयर देंगे? तो हम बोल सकते हैं लोइस बेस मस्ट हैव वन और मोर लोन पेयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स ऑक्टेट। मतलब जो भी ये लुइस बेस है उसके पास एडिशनल लोन पेयर बचा होना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट के बाद। ऐसा नहीं ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और लोन पेयर देने चला गया। सेम कॉन्सेप्ट, कभी भिखारी को देते हो, देखे हो? नहीं, ये सब ले जाओ, और हम ऐसे कर रहते हैं। देने के लिए कुछ तो उसके पास होना चाहिए। तो ऑक्टेट कंप्लीशन सबसे जरूरी चीज है, उसके बाद ही ये लोन पेयर डोनेट होगा। दूसरा, लुइस एसिड मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल। लुइस एसिड मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल या वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहां पे लोन पेयर को ले सकता है। क्लियर? तीसरा पॉइंट, द बॉन्ड formed between a Lewis acid and Lewis base will be coordinate bond। कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड? क्योंकि ये लोन पेयर के डोनेशन से बन रहा है। और जब भी कोई बॉन्ड जिसमें एक लोन पेयर डोनेट होता है उससे कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसी को हम नाम देते हैं डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड। और जब बनने वाला पेयर होगा, एंड द पेयर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एडक्ट पेयर। क्या बोलते हैं? एडक्ट पेयर। ऐसे पेयर को हम नाम देते हैं एडक्ट पेयर। तो लुइस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, लुइस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। लुइस एसिड लुइस बेस की क्राइटेरिया है कि लुइस बेस वही होता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और लोन पेयर बचा हो, और लुइस एसिड वो हो जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल बचा हो। अगर मैं इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करूं कि कैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो क्लासिकल एग्जाम्पल है, हमने कई बार सीखा है, BF3 और NH3। कौन है? BF3 और NH3। अगर आप बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को देखो, तो बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में 3 होते हैं, इसको बनने चाहिए और 5 बॉन्ड बनाने चाहिए। कितने बॉन्ड? 5 बॉन्ड। लेकिन इसने 3 ही बनाया है, मतलब 3 + 3 टोटल कितने हुए? 6। अभी 2 की कमी है। और बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे बेटा, तो 1s2 2s2 2p1, मतलब अभी भी 2p में 2 ऑर्बिटल खाली है। 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, अभी भी इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। सो इट हैज क्राइटेरिया ऑफ बीइंग लुइस एसिड, कि ये हो सकता है लुइस एसिड इसके पास लोन पेयर लेने की जगह है। वहीं अगर आप अमोनिया को देखते हो, तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, 3 बॉन्ड बनाया, ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन को आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ साथ आप केमिकल बॉन्डिंग से भी जोड़ सकते हो। जैसे बॉन्ड बनाने से पहले इसका हाइब्रिडेशन क्या दिख रहा है? बॉन्ड पेयर 3 है तो sp2 और स्ट्रक्चर प्लेनर ट्राइगोनल। इसका बॉन्ड बनाने से पहले क्या है? sp3, स्ट्रक्चर कैसा? पिरामिडल। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है बोरॉन को, तो ये जो नाइट्रोजन है ये अपने लोन पेयर को वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट कर देगा। तो अब बॉन्ड बनने के बाद इस नाइट्रोजन के बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए? 1 2 3 4, मतलब हाइब्रिडेशन क्या आ गया बेटा? sp3। और ये भी क्या हो गया? sp3, क्योंकि इसके पास भी 1 2 3 4 हो गए। तो एक क्वेश्चन आया था केमिकल बॉन्डिंग में कि जब 1:1 मिक्सचर मिला दिया जाता है, 1:1 मिक्सचर BF3 और NH3 का मिला दिया जाता है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? अब अगर हम जल्दीबाजी करेंगे तो हम इनिशियल का हाइब्रिडेशन बता के खुश हो जाएंगे कि sp2 और sp3 होगा, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। ये sp2 से sp3 हो गया, ये sp3 से sp3 ही रहा, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पहले इसको पिरामिडल बोलोगे, लेकिन आप क्या बोलोगे? टेट्राहेड्रल, क्योंकि अभी एक भी लोन पेयर इसके पास नहीं है। इस प्रकार हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो दूसरा एग्जांपल है वो मैंने आपको मोल कंसेप्ट में बताया था।
ये सब लोग सारे एग्जाम जितने भी आप देखते हो उन सब का फेवरेट है, और वो मैंने दिया था बोरिक एसिड। याद करो क्या, बोरिक एसिड, कि अगर H3BO3 को हम बनाते हैं तो बोरिक एसिड कुछ ऐसा दिखता है। क्वेश्चन हर बार यही पूछा जाता है कि बताइए बोरिक एसिड एक लोइस एसिड है या एक आर्सेनियस एसिड है। तो यहां से देखने से तो यही लग रहा है कि सर OH बॉन्ड है, तो अगर आप इसको पानी में डालोगे तो क्या देगा, H+, डालोगे तो क्या देगा H+, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। बोरिक एसिड कभी भी प्रोटॉन नहीं देता है, और इसका रीजन क्या है, जो बोरिक एसिड है वो एक हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, हाइपोवैलेंट। बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 5 बॉन्ड बनाने चाहिए बोरॉन को, लेकिन बोरॉन ने सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, तो टोटल कितने हो गए 6। अभी भी कितनी कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब आप इसको वाटर में इंटरेक्ट कराओगे H+ और OH-, तो ये खुद ही गरीब है, ये क्यों प्रोटॉन देगा। तो ये सबसे पहले अपनी गरीबी को दूर करना चाहता है, और ऐसे गरीबी को कितने इलेक्ट्रॉन दूर कर सकते हैं, 2। तो तुरंत ही ये OH- से लोन पेयर ले लेता है। क्या क्या शब्द यूज किया मैंने, OH- से लोन पेयर ले लेता है। लोन पेयर लेने का मतलब तुरंत ये कौन सा एसिड हो गया, लोइस एसिड। कौन सा एसिड हो गया, लोइस एसिड। लेकिन कौन सा एसिड नहीं है, आर्सेनियस एसिड, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बीइंग OH बॉन्ड, वो नहीं है। तो बोरिक एसिड कितने OH- एक्सेप्ट किया, 1, क्योंकि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 2। अब क्योंकि लोन पेयर लिया इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लोइस एसिड। प्रोटॉन नहीं दिया तो इसलिए क्या नहीं बोलेंगे, आर्सेनियस एसिड। समझ में आ गया। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट भी अपना खत्म होता है, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बाद वापस अपने आयनिक इक्विलिब्रियम की कंसेप्ट पे आते हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने समझाया कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएटेड पार्ट और अनडिसोसिएटेड पार्ट के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। तो क्वेश्चन है कि कैसे हम उस इक्विलिब्रियम को एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं यहां पे अब कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लूंगा और उसका इक्विलिब्रियम आपको सिखाऊंगा कैसे स्टडी करते हैं। अब वही वीक इलेक्ट्रोलाइट आप एसिड मान लीजिए तो डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड हो जाएगा, बेस मान लीजिए तो डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस हो जाएगा। मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन टर्मिनोलॉजी एंड फोकस ऑन कंसेप्ट। कौन सा टर्मिनोलॉजी से कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है, जो आप नाम सुनते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके बहुत सारे फॉर्म है। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम हमने क्या क्या सीखा है, Kp, Kc, K इक्विलिब्रियम सब सीखा है। यहां पे जो मैं यूज करूंगा Ka, Kb, Kw, Ksp, Kh, Ki, ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, लेकिन सबका जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग है। तो कब K यूज करना है, कब Kb यूज करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो ध्यान देखना, हम यहाँ बॉटम लाइन ही डिस्कस करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट में क्या पूछा जा सकता है और इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। तो हमें क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम समझना है, तो चलो मैं कोई एक इलेक्ट्रोलाइट लेके यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। तो अपना हेडिंग है डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ और डिस्कस कर लेंगे कि क्यों ही मैं वीक पे डिस्कस करना चाहूंगा, स्ट्रॉन्ग पे डिस्कस करना नहीं चाहूंगा। तो मान लो मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, कंसिडर इलेक्ट्रोलाइट HX, जिसका कंसंट्रेशन दे रखा है हैविंग कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर, and degree of dissociation is also given as alpha. Degree of dissociation is alpha. तो अगर आप इस HX को पानी में डालोगे या पानी में नहीं भी डालोगे, हमें तो पता ही है कि HX को हम जब डिसोसिएट करेंगे तो H2O में ही डिसोसिएट करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा HX भी लिखा हो, H2O भी लिखा है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं दिखा देता हूं। अगर आप HX को वाटर में डिसॉल्व करोगे, इट विल फॉर्म H+ aqueous प्लस X माइनस aqueous। अब क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मैं यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन दिखाऊंगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो सिर्फ इरिवर्सिबल, सिर्फ फॉरवर्ड में ही जाता। T=0 पे अपने को सिर्फ यहाँ क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन अगर दे रखा है तो यहाँ C00 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे α% डिसोसिएट हो रहा है, कितने परसेंट, α% डिसोसिएट हो रहा है। तो 1 में से हमेशा α% होता है, 2 में से 2 α% होता है, तो C में से कितना होगा, C α%। तो कितना बचेगा, C माइनस C अल्फा। अब अगर इसका C α% डिसोसिएट हुआ या C अल्फा डिसोसिएट हुआ है तो इसका भी बनेगा C अल्फा, इसका भी बनेगा C अल्फा। दीज आर द कंसंट्रेशन ऑफ HX, H+ एंड X- रिस्पेक्टिवली।
अगर हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ना है, इक्विलिब्रियम एनालाइज करना है, तो ऑब्वियसली हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्योंकि आयोनाइजेशन है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, Ki, और Ki कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है बेटा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा, रिएक्टेंट क्या है, सी माइनस सी अल्फा, सी कॉमन लिया तो ये बचा, और यहां से क्या दिख रहा है, कितना आया, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ध्यान देना, यहीं से पूरा कंसेप्ट जुड़ा होता है। तो अपने पास जो के आई है वो कितना आ गया, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जहां पे के आई को मैं क्या नाम दूंगा, के आई का नाम होगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट, विच इज an example of equilibrium constant, which is an example of equilibrium constant। इसलिए सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। ध्यान रहे, सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। अब हमें आइडियली ये कॉन्सेप्ट किस पे, किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट पे डिस्कस करना चाहिए, वीक पे या स्ट्रॉन्ग पे, वीक पे। तो चलो उसको लेकर डिस्कस करते हैं। अगर मैंने लिया यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट और अगर लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो अपना डिस्कशन ही नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है। अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो 1 के कंपैरिजन में अगर अल्फा बहुत छोटा है तो क्या मैं 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 ही लिख सकता हूं, एग्जैक्टली 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 ही लिख सकता हूं। तो इस केस में क्या इक्वल टू क्या बनेगा, सी अल्फा स्क्वायर, या अल्फा कितना हो जाएगा, रूट ओवर के आई बाई सी। अल्फा क्या है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां क्या बोल सकते हो कि जितना कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कम होगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा। और इसी लॉ को हमने क्या नाम दिया था, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या नाम दिया था, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या होता है ये कि जितना आप कंसंट्रेशन कम करोगे, कंसंट्रेशन कम करने का बेसिक रीजन क्या होता है, डाइल्यूशन कर दिया, वाटर मिला दिया। जितना आप डाइल्यूशन करोगे, मतलब जितना आप कंसंट्रेशन कम करोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना बढ़ता जाता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 1 माइनस अल्फा को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वी हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ऑर्डर टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इन शॉर्ट, वो अपने को कैलकुलेट नहीं करना होता है। तो बोलो, पहला हमें कंसेप्ट मिल गया। अगर आपसे कोई पूछे आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड परसेंटेज आयोनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, ध्यान देना। यहां पे तुम्हें सब मालूम है, फिर भी क्वेश्चन गड़बड़ करोगे। आयोनाइजेशन कांस्टेंट हमें बार बार अल्फा दिखता है और परसेंटेज आयोनाइजेशन दिखता ही नहीं है, क्योंकि अल्फा को हम क्या नाम दे चुके हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर वो क्वेश्चन में होता है तो तुरंत स्ट्राइक होता है कि हाँ ये अल्फा है। लेकिन अगर परसेंटेज आयोनाइजेशन पूछ दे, परसेंटेज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछ दे, तो हम घूम जाते हैं। तो बेटा अल्फा का नाम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, परसेंटेज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दोनों ही होता है। जब आगे कांस्टेंट लगा हो तो ही के आई समझना है। क्या समझना है, के आई। तो इन शॉर्ट इस पूरे टॉपिक से अपने पास एक बॉटम लाइन पहला फॉर्मूला आ गया, जिसका नाम है के आई इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। यहीं से सब सॉल्व करना है। जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन आए कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, मान लो क्वेश्चन है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड और इसका अल्फा दे रखा है 2%, 2%, तो बताओ आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा अगर इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है। तो सिंपल, अगर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के आई निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। सी कितना है 0.1, अल्फा कितना है 0.02, क्योंकि 2% है, 0.02, इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, के आई। क्या मिल जाएगा, के आई। तो यहां पे हमने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन करना सीख लिया, ध्यान देना। अब हम इसी को मैनिपुलेट करेंगे। मतलब अगर इस इलेक्ट्रोलाइट की जगह मैंने एसिड ले लिया तो क्या होगा, बेस ले लिया तो क्या होगा, सॉल्ट ले लिया तो क्या होगा, वाटर ले लिया तो क्या होगा, और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है। तो अभी जैसे मैंने क्वेश्चन समझाया कि ऐसे आता है, हो सकता है क्वेश्चन में अल्फा भी निकालना आ जाए। कि मान लो एक क्वेश्चन है कि अपने पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है HCN, जिसका कंसंट्रेशन दे रखा है 10⁻⁻² मोलर। कितना दे रखा है, 10⁻⁻² मोलर, एंड
डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है 10⁻⁻8, तो पूछा व्हाट विल बी द परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, तो के आई इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा कितना आया था √के आई/सी, तो के आई कितना है बेटा 10⁻⁻8, सी कितना है 10⁻², 10⁻² ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻+2, और यहां से सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा 10⁻⁻3, सीधा सीधा पावर ही आधा हो जाता है। लेकिन ये अल्फा आया और क्वेश्चन में क्या पूछा है परसेंटेज, तो इनटू क्या करना पड़ेगा बेटा 100, तो यहां पे आ जाएगा आंसर 0.1%। तो ये भी हमें कभी कभी क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाता है, वो लिखा होगा 10⁻3%, 10⁻2%, 10⁻1%, वो दिक्कत कर सकता है। तो ये हो गया आयोनाइजेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। अब इसी इलेक्ट्रोलाइट की जगह मैं एसिड रख दूं, बेस रख दूं, या सॉल्ट या वाटर रख दिया जाए तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस जो मैंने कॉन्सेप्ट को सिखाया इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसमें पहला मैं लेता हूं डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन ऑफ एनी वीक एसिड। अब अगर आप जैसे शब्द यूज करते हो वीक एसिड, जैसे आप शब्द यूज करते हो वीक एसिड, तो तुरंत ही वो कैसा होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा कि वीकली, वीकली ऑब्वियसली पूरी तरीके से नहीं होगा, पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो अगर मान लो हमने कोई एसिड लिया HA और इसको आपने पानी में डाला तो क्या टूटेगा, बोलो H प्लस A-, और अगर पानी में डाला हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है HA प्लस H2O लिक्विड, ध्यान देना H2O लिक्विड, तो भी H प्लस देगा, और H प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा H2O के साथ, तो क्या बन जाएगा देखो H3O प्लस, क्या बन जाएगा H3O प्लस A-, दोनों लिखोगे सेम ही बात है। तो यहाँ पे अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वहां में Ki लिख रहा था क्योंकि वो था आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे वो आयोनाइजेशन किसका है वीक एसिड का, तो Ki की जगह के मैं क्या लिखूंगा Ka, क्या लिखूंगा Ka, तो K इज इक्वल टू अगर मुझे लिखना होगा तो ये सब यूज करेंगे H प्लस इंटू A- अपॉन HA, या H3O प्लस इंटू A- अपॉन HA। तो चलो फटाक से Ka का नाम बता दो, व्हाट इज दिस, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट of weak acid and it is dependent of temperature, सिर्फ ये भी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे ये K आ गया, ऑब्वियस सी बात है अगर मैं जितना ज्यादा K बढ़ाऊंगा, K है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, K क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाता है फॉरवर्ड में कि बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में। तो अगर मैं बोलूं कि K बढ़ाने से एसिडिक इफेक्ट में क्या फर्क पड़ेगा, तो जैसे ही K बढ़ाओगे रिएक्शन कहाँ जाएगा आगे, ज्यादा H प्लस मिलेगा कम H प्लस मिलेगा, ज्यादा H प्लस और ज्यादा H प्लस मिलेगा मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। जितना ज्यादा H प्लस का कंसंट्रेशन होगा उतना अच्छा एसिड होगा। बोलो मेरे साथ क्या बोला मैंने, जितना ज्यादा H प्लस का कंसंट्रेशन उतना अच्छा एसिड। तो K बढ़ाने से क्या बढ़ा H प्लस, K बढ़ाने से क्या बढ़ा H प्लस, मतलब अगर तुम्हारे सामने 3-4 एसिड का Ka दिया हो तो जितना ज्यादा Ka उतना अच्छा एसिड। बट प्रॉब्लम यह है कि Ka की जो वैल्यूज हैं वो 10⁻⁻6, 10⁻⁻5, 10⁻⁻9 ऐसा होता है। अगर हमें इसको ग्राफ टेबल पे एनालाइज करना हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैथमेटिकल वैल्यू इतनी छोटी है कि आप ग्राफ टेबल पे इसको एनालाइज नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, तो इस मैथमेटिकल वैल्यू को आसान बनाने के लिए एक ऑपरेटर यूज किया गया स्मॉल p। क्या यूज किया गया स्मॉल p, देखो तो यहां पे अब K की जगह यूज किया जाता है pk। ग्राफ टेबल पे एनालाइज करने के लिए या इसको मैथमेटिकली इजी करने के लिए हमने क्या लिख दिया pk, जो p टर्म है वो माइनस लॉग को ऑपरेट करता है, माइनस लॉग। तो pk की जगह क्या हो जाएगा बोलो माइनस लॉग k, क्या हो जाएगा माइनस लॉग k। अब आप सबको पता है कि अगर मैं log 10 का पावर x लिखता हूं तो x ही आता है। तो इस हिसाब से अगर k दे रखा है 10 का पावर -6, देखो ध्यान से, और मुझे pka निकालना है तो pk क्या यूज करूंगा माइनस लॉग k मतलब 10 का पावर -6, तो ये माइनस ले लो, log 10 का पावर x क्या होता है x ही होता है, तो log 10 का पावर -6 क्या होगा -6, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, मतलब अगर k 10 का पावर -4 है तो pk कितना होगा 4, अगर k 10 का पावर -8 है तो pk कितना होगा 8 हो जाएगा। तो किसको एनालाइज करना इजी है, k को कि pk को, pka को, ऑब्वियसली pka ज्यादा अच्छा टर्म है।
लेकिन pKa माइनस शब्द को रिप्रेजेंट करता है Ka के सामने, मतलब जितना ज्यादा Ka होगा pKa उतना कम होगा, क्योंकि माइनस शब्द है। तो बताओ, अभी हमने सीखा कि K जब बढ़ाओगे तो रिएक्शन आगे जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो अगर मैं pKa के साथ रिलेट करूं तो क्या देखने से लग रहा है कि pKa की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम, क्योंकि Ka और pKa में उल्टा रिलेशन है। और यूजुअली आपके सामने जो एसिड दिए गए होते हैं उनका K से ज्यादा टर्म किसके रिप्रेजेंट करने से दिया जाता है, pKa से, कि देयर आर 3 एसिड ABC having pKa values this and this. What do you think? pKa कम होना चाहिए अच्छे एसिड के लिए या pKa ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो सिंपल, एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या सीख लिया, pKa, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। एंड सेम गोज फॉर बेस। अगर आप डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस लेते हो, डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस, जैसे मान लो मैंने कोई वीक बेस ले लिया BOH, तो जब ये बेस डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बोलिए, B प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ये बनेगा। इस हिसाब से अगर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखूंगा तो K की जगह क्या लिखूंगा, KB, क्या लिखूंगा, KB। KB कितना आएगा बोलो, B प्लस इंटू OH माइनस अपॉन BOH। यहां पे भी KB को हम क्या नाम देंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। और जैसे KB को आसान, K को आसान करने के लिए मैथमेटिकल टूल पे pK था, वैसे KB के लिए क्या होगा बेटा, pKb। तो अगर आपसे कोई पूछे pKb क्या होगा तो क्या लिखोगे, माइनस लॉग KB। और अगेन यहां भी रिलेट करो तो मैं बोल सकता हूं जितना कम pKb होगा उतना ज्यादा KB होगा और बेसिक कैरेक्टर भी उतना ज्यादा होगा। तो अच्छे बेसिस का pKb कम होता है, अच्छे एसिड का pKa भी कम होता है। और जैसे हमने एसिड और बेस को डिसोसिएट किया है, वैसे ही वाटर भी बहुत वीकली डिसोसिएट होता है, वाटर भी बहुत वीकली डिसोसिएट होता है। डिसोसिएशन ऑफ वाटर अगर आप करोगे तो बहुत वीकली डिसोसिएट होगा। वाटर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, क्या है, एम्फोटेरिक इन टर्म्स ऑफ एसिड बेस। वो H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है, लेकिन वाटर साइमल्टेनियसली एक एम्फोटेरिक कंपाउंड की जगह एक न्यूट्रल ऑक्साइड भी है। अब ये दोनों में एक रिलेशन समझो, न्यूट्रल ऑक्साइड याद है चार थे, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO और N2। तो अगर तुमसे असर्शन रीजन आ जाए कि आप तो बोलते हो कि वाटर न्यूट्रल है और अभी आप बोल रहे हो वाटर एम्फोटेरिक है, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे। तो आपको बोलना है कि हम वाटर को न्यूट्रल नहीं बोलते, हम वाटर को न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। और अगर आप शब्द यूज करोगे वाटर को न्यूट्रल ऑक्साइड, मतलब ना वो O2 माइनस ऑक्साइड आयन ना डोनेट करेगा और ना ही ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करेगा। तो ऑक्साइड का मतलब होता है O2 माइनस डोनेट करना, O2 माइनस एक्सेप्ट करना। लेकिन जब मैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोल रहा हूं तो H प्लस के टर्म में बोल रहा हूं, किसके टर्म में, H प्लस, मतलब वाटर H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें, कि वाटर को हम अभी सर पीरियोडिक प्रॉपर्टी में क्या पढ़ के आए हैं, न्यूट्रल, लेकिन न्यूट्रल शब्द जो नहीं किया था हमने, क्या बोला था, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑक्साइड वाले जो लोग हैं वो ऑक्साइड के साथ ही रिएक्शन करते हैं, मतलब या तो O2 माइनस डोनेट करते हैं या तो O2 माइनस एक्सेप्ट करते हैं। जैसे देखो CaO का रिएक्शन कराओ CO2 के साथ, तो ये अपना ऑक्सीजन इसको दे देगा और बन जाएगा CaCO3। तोड़ के देखो ना क्या बनता है, Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस। मतलब CO2 का O2 माइनस जो है, O2 माइनस वो कहां मिल गया, CO2 में। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, ऑक्साइड डोनर, और CO2 क्या बोलेंगे, ऑक्साइड एक्सेप्टर। इसी को फोर्थ कॉन्सेप्ट में बोला गया था लक्स एंड फ्लड मॉडल, कि जो ऑक्साइड डोनर होते हैं, ऑक्साइड डोनर उनको बेस बोलते हैं, जो ऑक्साइड एक्सेप्टर होते हैं उनको एसिड बोलते हैं। हालांकि वो अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं उतना डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा। तो वाटर एम्फोटेरिक है, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल एसिड की तरह रिएक्ट किया और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बेस की तरह रिएक्ट किया, तो वाटर ने वाटर के साथ रिएक्शन किया। जो वाटर मॉलिक्यूल एसिड को तरह हम समझ रहे हैं वो H प्लस देगा और जो बेस समझ रहे हैं वो H प्लस एक्सेप्ट करेगा। तो जब ये H प्लस दे देगा इसको तो ये क्या बन जाएगा, H3O प्लस, और जो बचा हुआ वो क्या बन जाएगा, OH माइनस। और इसी को हम सिंपलिस्टिक वे में समझने के लिए देखो,
H2O लिक्विड को जब हम डिसोसिएट करते हैं तो क्या बोलते हैं, H प्लस एंड OH माइनस। अब यहाँ पे क्योंकि हम रिवीजन में हैं तो थोड़ा सा अच्छा चीज तो मैं समझाऊंगा ही। तो देखो क्वेश्चन आता है कि H प्लस, वाटर में H प्लस एक्सेप्ट करता है, एग्जिस्ट करता है कि H3O प्लस। तो आपको बोलना है ये भी, इनफेक्ट एक और H2O जोड़ो, H5O2 प्लस ये भी करता है, एक और H2O जोड़ो, H7O3 प्लस ये भी एक्सेप्ट करता है, एक और H2O जोड़ो, जोड़ते जाओ 9 तक, ऐसा नहीं बहुत जोड़ दिया, 9 तक H9O4 प्लस एग्जिस्ट करता है। और रीजन आपको पता है, एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4। तो आप कितने H2O जोड़ सकते हो, 4 H2O। समझ में आया? तो एक्वस फेज में मेजरली हम इसको ही लेते हैं, लेकिन यह नहीं कि इसको इग्नोर कर सकते हैं, और यह भी नहीं कि H का टेबल पढ़ा है तो कहीं तक भी जा सकता है। सिर्फ कितना H2O ऐड कर सकते हैं, 2 ही H2O ऐड कर सकते हैं। तो देखो H2O को हमने इसको सिंपल वे में हमने कर दिया कि H2O डिसोसिएट होता है तो क्या देता है, H प्लस एंड OH माइनस। और इसका जब डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज करोगे एसिड का तो Ka, इसको क्या लिखा, Kb, क्या लिखा, Kb, और इसके लिए क्या यूज करते हैं, Kw। बोलो क्या बोलते हैं, Kw क्या होगा, बोलो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, या कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अपॉन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये रिएक्टेंट कौन से फेज में है, प्योर लिक्विड में। और केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाया है कि प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड का एक्टिव मास कितना लेते हैं, 1। तो प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड को लिखने की जरूरत नहीं है। Kw क्या बोलोगे, बोलो जरा तो, इट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और उसी को दूसरे भाषा में बोलते हैं इट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं बेटा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ध्यान देना, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्योंकि H प्लस और OH माइनस आयोनिक सब्सटेंसेस के मल्टीप्लीकेशन से बना है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट। और कैसा डिपेंडेंट, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा ये बढ़ेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। रीजन क्या है, देखो ये जो स्टेप आपके सामने मैंने लिखा है ये डिसोसिएशन स्टेप है या एसोसिएशन स्टेप है, डिसोसिएशन मतलब इसमें एनर्जी देना पड़ेगा कि रिलीज होगा, देना पड़ेगा। मतलब ये एंडोथर्मिक स्टेप है कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। और हम सबने पढ़ा है कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा और रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। कहां जाएगा, फॉरवर्ड में। तो इसीलिए तुमसे कोई पूछे कि टेम्परेचर बढ़ाने से Kw बढ़ता है क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो आपको बोलना है रिएक्शन कैसा है बेटा, एंडोथर्मिक। और अगर एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से K इक्विलिब्रियम इंक्रीज होगा। और इसका हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज भी हैं। कैसे, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो H प्लस का कंसंट्रेशन रिकॉर्डेड है, H प्लस का कंसंट्रेशन वो कितना होता है, 10⁻⁻7 मोलर। OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना रिकॉर्डेड है, 10⁻⁻7 मोलर। इसलिए जो Kw आएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 कितना आएगा, 10⁻⁻14। कितना डिग्री पे बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस पे इतना होता है। लेकिन यही वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री सेल्सियस पे लूं तो ये 10⁻⁻7 की जगह 10⁻⁻6 होता है। तो Kw की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻12। ये वैल्यू याद रखना है। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाते ही Kw भी बढ़ गया, मतलब घट गया, माइनस में है, -14 से -12 कम तो हो गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है कम हो गया, 25 पे 10⁻14 है और 90 पे 10⁻12 है, ये वैल्यू बढ़ गया। अब जैसे Ka Kb को रिलेट हमने किया Pka Pkb से, वैसे ही हम Kw किसे रिलेट कर सकते हैं बेटा, Pkw से। तो Pkw भी क्या लिख सकते हैं, बोलो माइनस लॉग Kw, ये लिख सकते हैं। और यही Pkw 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, 14, और 90 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 12। ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 90 डिग्री सेल्सियस पे। इसी का माइनस लॉग लेना है ना। K अगर 10 का पावर -6 था तो Pk कितना था, 6। ऐसे अगर Kw 10⁻⁻14 है तो Pkw कितना होगा, 14 या फिर 12। तो ये ध्यान से देख लो, K होता है डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, Kb होता है डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस,
के डब्ल्यू होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर टोटली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसकी वैल्यू 10⁻⁻14 है। कितना डिग्री सेल्सियस पे? 25। और 14 पे, सॉरी 90 डिग्री सेल्सियस पे कितना है? 12। पी के डब्ल्यू की वैल्यू, के डब्ल्यू की वैल्यू बात करोगे तो 10⁻⁻14 10⁻�12 हो जाएगा। ये प्रूव होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ती है। के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू तो कम होगा। देख लेना क्या क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब यहां पे एक और छोटा सा फैक्टर आता है, वो शायद पूछे, हो सकता है पूछ दिया जाए। वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? जैसे इन सबका तो अल्फा निकाल सकते हो, वाटर का अल्फा कितना निकालोगे? तो यहां पे कभी कभी हम वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी फाइंड आउट करते हुए देखे गए हैं। कैसे? तो देखो, यहां मैं लिख रहा हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। अब मैं इसलिए पढ़ा देता हूं ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ लेवल ऑफ एग्जाम, क्या पूछा जा सकता है, इसलिए ये बस एक इंफॉर्मेशन हमें याद रखना है। अल्फा होता क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि कितने रिएक्टेंट फॉर्म हुए विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल मोल्स, कितने प्रोडक्ट फॉर्म हुए, H+ ले लो या OH- ले लो, with respect to initial concentration of H2, that is called degree of dissociation of water। अब हम सबको पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जो H+ का कंसंट्रेशन हो कितना है? 10⁻⁻7 मोलर। और अगर मैं H2O का कंसंट्रेशन निकालने जाऊं, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड एज डिस्कस्ड, कितना? 55.55 मोलर। कई बार बता चुका हूं कि मोल अगर आप निकालते हो, इसका मोलरिटी निकालते हो तो 1 लीटर लोगे, 1 लीटर का मतलब 1 kg हुआ, जिसमें 1000 ग्राम है। और अगर 1000 ग्राम का मोल निकालोगे तो कितना आएगा? 1000/18, 55.55। तो ये जो सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन 1.88 इंटू 10⁻⁻9 के करीब आता है इसको सॉल्व करने पे। तो अगर आपसे कोई पूछे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर कितना होता है, तो बोलना है 1.88 इंटू 10⁻⁻9। और अगर आपसे कोई पूछे के डब्ल्यू आयनिक प्रोडक्ट कितना होता है, तो क्या बोलोगे? 10⁻⁻14। ये ध्यान रहे कि हमने क्या सीखा है। ये उतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत हार्ड लेवल जाना होगा या किसी को बहुत मुश्किल तो नहीं है, घुमाना होगा, क्योंकि ये सब लोग नहीं पढ़ते हैं और अगर हम सीख रहे हैं तो क्या पता वहां पे काम आ जाए, इसलिए बस ध्यान में रखना है। बाकी तो मैक्सिमम वैल्यू किससे डील करना है? के डब्ल्यू से। तो हमने आयनिक इक्विलिब्रियम को समझा कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करने पे जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है उसको हम क्या देते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। उसमें मैंने किसको डिसोसिएट किया? सबसे पहले एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट को, Ki वहां से मिला C⁴ फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को मैंने यहाँ पे मैनिपुलेट करते हुए वीक एसिड ले लिया, जिससे हमें Ka सीखने को मिला और Pk सीखने को मिला। व्हाट इज Ka बेटा? डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। एंड व्हाट इज Pk? जस्ट मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ K, जो रिलेट करेगा या जो आपको बताएगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। अच्छे एसिड का Pk क्या होता है? कम होता है। सिमिलरली हमने वीक बेस को तोड़ा तो Kb मिला और Pkb मिला। जितना कम Pkb उतना अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ, उतना ही अच्छा Kb। और सिमिलरली वाटर को हमने डिसोसिएट किया तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिला, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट मिला, उसका नाम दिया हमने Kw, जिसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। उसकी वैल्यू 10⁻⁻14 होता है, ये बॉटम लाइन बोल रहा हूं, 25 डिग्री सेल्सियस पे, और 12 होता है एट 90 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तरीके से डिपेंड करता है, क्योंकि रिएक्शन कैसा है? एंडोथर्मिक। ये हो गया के, Kb, Kw। अब इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, के, Kb और Kw में एक रिलेशन होता है, क्योंकि हम सबको पता है एसिड H+ देगा तो कुछ ना कुछ अनायन बनता है, बेस कुछ ना कुछ वहां पे H+ अगर एक्सेप्ट करेगा या OH देगा तो कुछ ना कुछ अनायन कटायन बनता है। Kw में दोनों ही बनते हैं, H+ भी बनता है और OH- भी बनता है, तो इनमें एक कोई रिलेशन हो सकता है। बट उस रिलेशन के साथ कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान देना होगा, वो मैं आपको लिख के समझाता हूं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, तो हमने यहाँ पे वीक एसिड को तोड़ के K, वीक बेस को तोड़ के Kb और वाटर को डिसोसिएट करके हमने सीखा Kw। इनके बीच में एक रिलेशन भी है, एक रिलेशन भी है, और उस रिलेशन को हम सिंपली यहां सीखने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन Ka, Kb एंड Kw।
अब हम सबको रिलेशन तो याद ही होगा थोड़ा बहुत करके, नहीं तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन वो रिलेशन अप्लाई करना बहुत मुश्किल टास्क है। यहां पे के और के में क्या रिलेशन निकालते हैं, तो के इंटू के बी इज इक्वल टू होता है के डब्ल्यू। पहले मैं रिलेशन बताया हूं, फिर मैं समझाता हूं कैसे आया या किस तरीके से अप्लाई करेंगे। के इंटू के बी जब मल्टीप्लाई करोगे तो के डब्ल्यू मिलेगा, या अगर पी के का फॉर्म लेते हो तो पी के ए प्लस पी के बी करोगे तो क्या मिलेगा, पी के डब्ल्यू। 25 डिग्री पे रिलेट करना है तो ये कितना रख सकते हैं बेटा, 10⁻⁻14, और ये कितना रख सकते हैं बेटा, 14। लेकिन ध्यान रहे यहां पे जो k है वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एनी वीक कॉन्जुगेट एसिड, या कॉन्जुगेट एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, एंड Kb इज डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एनी कॉन्जुगेट बेस, मतलब उसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस। मतलब दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, सीधा सीधा बोलूं, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर्स, और कहीं नहीं लगा सकते। बोले तो मैं एग्जांपल में दिया हो कि NH3 का, ध्यान देना, आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज समथिंग 10⁻⁻6, सपोज दे रखा है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ NH3 is something 10⁻⁻6 at 25 degree Celsius, then what will be the ionization constant of NH4 plus at same temperature? What will be the ionization constant of NH4 plus at same temperature? ध्यान दो बेटा, अगर मैं अमोनिया और NH4 प्लस को देखूं तो मुझे कौन कॉन्जुगेट एसिड दिखेगा, NH4 प्लस क्या है अपना, कॉन्जुगेट एसिड, और ये अपने को क्या दिखेगा, कॉन्जुगेट बेस। ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। और देख लो इसमें H प्लस डालोगे तो ही तो ये बनेगा, या इससे H प्लस निकालोगे तो ये बनेगा। तो ये आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर दिए हैं। टेक्निकली पहले नाम समझो, ये बेस है कि एसिड है, बेस है। व्हाट इज दिस, एसिड। हमें किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है बेटा, बेस का। बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या दे रखा है, के या के बी, तो हमें दे रखा है के बी इज इक्वल टू 10⁻⁻6, और हमें निकालना क्या है, के ए। इस प्रकार के पेयर्स के लिए आप जरूर लगा सकते हैं के इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, और के डब्ल्यू कितना होता है बोलो, 10⁻⁻14 एट, और हमें निकालना भी कितना है, तो क्या के आ गया, के आ गया 10⁻⁻8। ये नहीं कि NH4OH का के भी दे रखा है और एसिटिक एसिड का के निकालो और तुम ये फॉर्मूला ठोक के आ गए। एब्सोल्युटली रॉन्ग, कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ कब लगा सकते हैं बेटा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए यहां लगा सकते हैं। मतलब F माइनस का दिया हो HF का निकालना हो, Cn माइनस का दिया हो HCN का निकालना हो, NO2 माइनस का दिया है HNO2 का निकालना हो, इनके लिए कर सकते हैं, लेकिन ये बाकी के लिए नहीं कर सकते। कैसे, तो मैं दिखाऊं। NH3 का डिसोसिएशन, अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे बेटा तो तुरंत ये क्या लेगा, बेस है तो H प्लस ले लिया, बेस है तो H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। इसका अगर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी लिखूंगा तो क्या आएगा बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH3। सिमिलरली अगर मैं एसिड का डिसोसिएशन लेता हूं तो एसिड क्या देगा, H प्लस और क्या बनाएगा, NH3। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखो Ka, तो K क्या 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 आएगा ये बताओ, H प्लस इंटू NH3 अपॉन क्या आएगा, NH4 प्लस। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं K इंटू के बी, तो K कितना है बेटा, K है H प्लस इंटू NH3 अपॉन NH4 प्लस। के बी कितना है बेटा, NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH3। ये देखो NH3 कैंसिल, NH4 प्लस कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, H प्लस इंटू OH माइनस, और ये क्या होता है अभी सीखा, KW। इसीलिए ये सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए एप्लीकेबल है। तो इन शॉर्ट हमें ये सब प्रूव नहीं करना है, हमें सिर्फ याद रखना है कि K इंटू के बी KW होता है। सिमिलरली PKA प्लस PKB PKW होता है, लेकिन सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए एप्लीकेबल है।
इस प्रकार से आपका तीसरा टॉपिक और चौथा टॉपिक भी खत्म होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, अगर तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसे चैप्टर्स के क्वेश्चन को सही करना है तो बेसिक्स पे बिल्कुल टिके रहो। जैसे मैंने समझाया था, हर क्वेश्चन के सामने आयनिक इक्विलिब्रियम तभी सही होगा जब आपको क्वेश्चन पढ़ना आता हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, आपको एग्जैक्टली पता है कि यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी जैसे ही मैं पीएच पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो वैसे बहुत सारे पीएच के फॉर्मूले एक साथ आएंगे, तकरीबन मिनिमम टू मिनिमम 20 से 25 फॉर्मूले आएंगे। अब कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है बहुत मुश्किल टास्क है, कब पीएच लगाना है, कब पीओएच लगाना है। तो मैं तुम्हें एकदम क्लियर लाइन में बोलता हूं, जब भी आयनिक इक्विलिब्रियम का पेपर लिख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन इंफॉर्मेशंस। हर एक इंफॉर्मेशन लिखो क्या दिया है, देन थिंक अबाउट द फॉर्मूला एंड देन पुट द वैल्यू जो भी आपको गिवन दिए गए। नेवर एवर अप्लाई या नेवर एवर पुट द वैल्यूज फर्स्ट। अगर आप सीधा सोचने जाओगे आपसे नहीं होगा। रीजन है कि मैं टीचर हूं, मेरे को मैनिपुलेशन फास्ट आता है क्योंकि मुझे सिर्फ एक चैप्टर के साथ डील करना है, एक सब्जेक्ट के साथ डील करना है। एट द टाइम मुझे सिर्फ क्या संभालना है, केमिस्ट्री। तुम्हें फिजिक्स भी संभालना है, केमिस्ट्री भी संभालना है, बायोलॉजी भी संभालना है। तो टेक्निकली तुम्हारा आईक्यू ज्यादा होना चाहिए, तुम्हारा होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए। तो हम टीचर्स की होल्डिंग कैपेसिटी या किसी भी टीचर की होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा कब होता है, जब उसके सामने, मैंने कई बार बोला है कि ब्लूप्रिंट तैयार हो। पेपर आपको लिखना है, मुझे नहीं लिखना है। मुझे कितना आता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना डिलीवर कर पाते हो इस बात का फर्क पड़ता है। इसलिए जब भी इधर क्लास में पढ़ाया जा रहा है, सबसे पहला काम तो लिसनिंग एबिलिटी सबसे हाई होना चाहिए। और दूसरा जो मैंने समझाया कि इस तरीके से अप्लाई करो, वही एप्लीकेशन करना है। तो ज्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट किसको है, तुमको है। 3 सब्जेक्ट डील करना है और वहां पे तीनों सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स कितने घंटे में याद आना चाहिए, 3 घंटे में। एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस बिना ब्लूप्रिंट के अगर करने जाते हो, उसको शुद्ध भाषा में मजदूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मजदूरी। और उससे आपको आंसर नहीं मिलेगा, और मिल भी गया इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा कि आप या तो फिजिक्स बिगाड़ दोगे या बायोलॉजी बिगाड़ दोगे। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं, सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, क्वेश्चन पढ़ के गिवन इंफॉर्मेशन आता भी है फिर भी लिखो। क्योंकि तुम्हारा बीपी अभी नहीं बढ़ता है, नीट में बढ़ता है। तुम आजू बाजू देखते हो या तुम्हारे मन में चल रहा है नीट लिख रहे हैं या एग्जाम लिख रहे हैं, जेई लिख रहे हैं, वॉट एवर जो भी लिख रहे हैं, तो उसमें बहुत बहुत समस्या होता है। उस समय अपनी साइकोलॉजी बिल्कुल रॉन्ग वे में चलता है। और अगर अपने बिल्कुल बेसिक्स पे, मैंने क्या बोला, ब्लूप्रिंट इतनी बार पढ़ लो कि याद ही हो जाए, इतने ज्यादा क्वेश्चन बार प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हारा वो क्लियर हो जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। नेवर एवर अप्लाई या ट्राई फॉर अ न्यू फॉर्मूला, न्यू बुक या न्यू एक्सरसाइज, कोई जरूरत नहीं है। आपको इतने ही सर्टेन फॉर्मूले हैं, उतने ही सर्टेन फॉर्मूले का एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर आपको इतना आता तो आपके हर बार सारे के सारे फुल मार्क्स आते हैं ना। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चैप्टर तो पूरा अच्छे से आता है, तो हमेशा हमेशा 180 आता है। लेकिन नहीं आने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम वो ब्लूप्रिंट छोड़ देते हैं। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। अब मैं कंसेप्ट शुरू करने जा रहा हूं उसका नाम क्या है, पीएच। और पीएच का फॉर्मूला हर एक केस में अलग अलग होता है, इसलिए समझना अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो अभी जो नया टॉपिक है उसको हम सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। देखो पी शब्द यहां किसको रिप्रेजेंट करता है, मैथमेटिकल वैल्यू को, माइनस लॉग को। किसको, माइनस लॉग। तो अगर मैं पीएच की बात करूं तो पीएच होता क्या है, सोरेनसन साहब ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, हाउ टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड, हाउ टू एक्सप्रेस स्ट्रेंथ ऑफ एनी बेस। अगर एसिड 3-4 हैं तो अच्छा एसिड कौन है, अच्छा बेस क्या है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, कैसे निकाल सकते हो। तो बेसिकली पीएच होता है, पीएच मेजर्स, इट एक्सप्रेस द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। पोटेंशियल बोलो, एक्टिविटी बोलो, कंसंट्रेशन बोलो, नॉर्मेलिटी बोलो, सब एक ही बात है। अगर आपको H+ का पोटेंशियल निकालना है तो उसकी एक्टिविटी को हम क्या नाम देते हैं, पीएच। सिमिलरली अगर आपको POH निकालना है, इट एक्सप्रेस द पोटेंशियल, एक्टिविटी, कंसंट्रेशन, नॉर्मेलिटी ऑफ व्हाट, OH-, स्ट्रेंथ। जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। अब यहां पे मेजर टर्म यही है, पोटेंशियल एक्टिविटी।
H प्लस का पोटेंशियल या H प्लस का एक्टिविटी, एक्टिविटी नॉर्मली मैंने आपको समझाया था, एक्टिविटी एक्टिव मास मेजरली किसके किसके टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में। इसलिए अगर मैं बोलता हूं पीएच तो फॉर्मूला क्या बना, पहला पी तो क्लियर है, माइनस लॉग, और एच की एक्टिविटी कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस या नॉर्मेलिटी ऑफ एच प्लस, स्ट्रेंथ दोनों टर्म में हो सकता है। सिमिलरली पीओएच कैसे निकालोगे, तो पीओएच हो जाएगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस। तो पीएच और पीओएच एक मैथमेटिकल वैल्यूज है, क्या है, एक मैथमेटिकल वैल्यू जो H प्लस और OH माइनस के स्ट्रेंथ को बताता है। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट द पीएच। इसमें लॉग का फंक्शन यूज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का पीएच और पीओएच की बात करूं, मतलब किसी भी कंपाउंड को उठाओगे उसमें सर्टेन एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों होता है, जो कैरेक्टर ज्यादा है वही उसके नेचर को डिग्निफाई करता है। ऐसा नहीं है कि प्योरली पूरा का पूरा मैक्सिमम एसिड ही है, उसमें बेसिक नेचर है ही नहीं। हम कंपेयर करते हैं ना कि अगर ये सबसे अच्छा एसिड है तो सबसे बुरा बेस होगा, सबसे अच्छा बेस है तो सबसे बुरा एसिड होगा। तो उस कंपैरिजन को ही हम यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। बोले तो अगर हम पीएच प्लस पीओएच किसी कंपाउंड का निकालते हैं तो किसके बराबर आता है, पीकेडब्ल्यू के। किसके बराबर, पीकेडब्ल्यू के। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, पीएच प्लस पीओएच विल बी इक्वल टू 14। कितना डिग्री सेल्सियस बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब अगर मैं पीएच की वैल्यू 0 कर दूं तो पीओएच कितना हो जाएगा, 14, या अगर पीओएच 0 कर दूं तो पीएच कितना हो जाएगा, 14। और इसी बेसिस पे क्या बन के अपने सामने आता है, पीएच स्केल। क्या आता है, पीएच स्केल। कहां से कहां तक, तो पीएच स्केल इसी बेसिस पे कहां से कहां तक बना है, 0 से 14। तो जब भी यहां पे pH 0 है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर किया जाता है। जैसे जैसे pH बढ़ेगा एसिडिक नेचर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हम किसकी तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, पीओएच की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। बोले तो ज्यादा पीएच की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं मतलब कम पीओएच की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। देखो यहां से शब्द सामने क्या लगा, देखो ध्यान से, तो माइनस, मतलब जितना ज्यादा H प्लस होगा हमें पता है उतना अच्छा एसिड होगा, लेकिन उसका जो पीएच होगा उतना ही क्या होगा, कम होगा। मतलब कम पीएच मतलब ज्यादा अच्छा एसिड। सिमिलरली इधर देखो, जितना ज्यादा OH होगा उतना ही अच्छा बेस होगा। हम सबको पता है बेस का अच्छा OH होगा, लेकिन उसका पीओएच उतना ही कम होगा। मतलब जब कम पीओएच की तरफ ट्रेवल करते हो, बोले तो ज्यादा पीएच की तरफ ट्रेवल करते हो तो बेसिक नेचर बढ़ता है। तो हम सबको पता है कि न्यूट्रल पॉइंट कितना होता है, 7। तो यहां पे जो पॉइंट है वो न्यूट्रल पॉइंट है, यहां से यहां तक एसिडिक नेचर है, और जब भी पीएच की वैल्यू 7 से कम आएगा, 7 से कम, और यहां से यहां तक बेसिक पॉइंट है जब भी पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा आएगा। तो जब भी आपके सामने, और ये जो पीएच स्केल ड्रॉ किया गया है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, वाटर एज ए रेफरेंस लिया गया है, वाटर को एज ए रेफरेंस लिया गया। ध्यान से देख ही रहा है, केडब्ल्यू को इस्तेमाल करके आपने यूज किया है। क्या है ये पीएच स्केल, मान लो मैंने वाटर दिया और उसका पीएच 6 आ गया, मैंने वाटर दिया, पीएच कितना आ गया, 6, बड़ा बढ़िया लाइन है। तो आप उस वाटर को एसिडिक नहीं बोल सकते। अगर वाटर दिया उसका पीएच 6 आ गया, आप उस वाटर को एसिड नहीं बोल सकते, क्योंकि वाटर को ही तो क्या लिया है, रेफरेंस। तो अगर वाटर का पीएच 6 आ गया मतलब 6 ही कौन सा पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट। 6 से नीचे क्या होगा, एसिड, 6 से ऊपर क्या होगा, बेस। जैसे इसी स्केल को अगर मैं 90 डिग्री सेल्सियस पे बनाऊं तो 90 डिग्री सेल्सियस पे KW कितना होता है, 10⁻⁻12। तो PKW कितना हो जाएगा, 12। तो स्केल कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से 12। और अब न्यूट्रल पॉइंट कहां आएगा, 6 पे। तो कभी भी ये मत बोलना कि अगर वाटर का पीएच 3 आ गया तो फिर वो एसिडिक हो गया। 3 ही क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, क्योंकि वाटर ही हमने पीएच स्केल के लिए क्या लिया है, एक रेफरेंस लिया। तो बताओ पीएच क्या होता है, एक्टिविटी या स्ट्रेंथ मेजर करने का तरीका H प्लस का। पीओएच क्या होता है, एक्टिविटी या स्ट्रेंथ मेजर करने का तरीका बेस का। और दोनों पीएच प्लस पीओएच कितना हो जाता है, 14। उसी बेसिस पे हम क्या निकाल देते हैं, पीएच स्केल। और मैंने यहां पे उस समय भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था। पहला पॉइंट, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना पानी गर्म करोगे, या इन शॉर्ट उल्टा करते हैं, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना pH ज्यादा होगा। कैसे, तो देखो H2O तोड़ोगे तो क्या मिलता है, H प्लस और OH माइनस। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कहां जाता है, आगे, सीखा ही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से H प्लस बढ़ता है कि नहीं,
टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ता है, H प्लस, और H प्लस बढ़ेगा तो pH क्या हो जाएगा, कम। तो टेम्परेचर बढ़ाने से H प्लस बढ़ा, pH क्या हो गया, कम। मतलब गर्म पानी का pH क्या होता है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा pH उतना कम होगा, हाँ या ना। तो गर्म पानी कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक है, pH कम होने का मतलब क्या हुआ, एसिडिक। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे pH की वैल्यू क्या होगी, कम, और कम pH का मतलब क्या होता है, एसिडिक। ये हुआ पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, हम सबको पता है कि pH ऑफ वाटर 7 होता है, लेकिन यहाँ पे अब इसको डिस्कस करेंगे कि pH ऑफ एनी वाटर 7 नहीं होता है, pH ऑफ डिस्टिल्ड वाटर कितना होता है, 7, क्योंकि यही एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट, pH ऑफ रेन वाटर की बात करूं, रेन वाटर, हम सबको पता है कि रेन वाटर कैसा होता है, एसिडिक। तो इसका जो pH है वो तकरीबन 5.4 से 5.6 के बीच में आप ले सकते हो, मतलब एसिडिक होता है। इसके अलावा मैंने आपको pH ऑफ ब्लड भी सिखाया था। तो ब्लड का जो pH है वो 7 से थोड़ा ज्यादा होता है, बेसिक होता है, 7.42 से 7.44 डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, मतलब बेसिक होता है। समझ में आया। तो ये हुआ pH का कंसेप्ट। अब मैं, भले ये छोटी सी बात है लेकिन आपसे कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। बहुत सारे लोगों को H प्लस दिया है तो pH निकाला नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ है, एकदम सिंपल क्वेश्चन में बताया, तो बताओ pH कितना होगा। तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, -log 10⁻⁻⁴, हाँ है ना। pH का फॉर्मूला -log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, इज इट क्लियर। तो -log कंसंट्रेशन दे रखा है 10⁻⁴, हम सबको पता है log 10 का पावर x क्या होता है, x होता है, तो कितना हो जाएगा ये 4। या वाइस वर्सा, अगर मैंने बोला pH 3 है तो बताओ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा, तो क्या आ जाएगा ये 10⁻⁻3। कैसे, तो pH इज इक्वल टू होता है -log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, देखिए ध्यान से, तो 3 इज इक्वल टू -log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, माइनस यहां भेजूंगा तो log H प्लस इज इक्वल टू -3, और यहाँ log का बेस कितना होता है 10। सिखाया है कि अगर log x इज इक्वल टू y है तो x इज इक्वल टू क्या होगा 10⁻⁴। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि नहीं आता है, नहीं आता तो सीख लेना है। हाँ, जब सिखा रहा हूं और फिर नहीं सीखना, फिर नहीं आता है, तो बहुत शर्म वाली बात है, फिर तो बहुत गंदी बात है। नहीं आता, 2 × 2 4 नहीं आता, ओके सीख लो, सिखा रहा हूं, और नहीं इतनी छोटी बात थोड़ी सीखना है, तो हो ही जाएगा। ये सबसे मुश्किल टास्क है, यही तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस देता है और एग्जाम में सॉल्व नहीं होता है। तो ये 10⁻⁻3, देखो यहाँ पे log x इज इक्वल टू y है, तो h प्लस कितना हो जाएगा 10⁻⁻3। तीसरा मैंने सॉल्व करना सिखाया था कि अगर मान लो h प्लस की वैल्यू ऐसा सीधा 10⁻⁻⁴ नहीं दे रखा है, 0.0004 दे रखा है, और बताओ बताओ pH कितना होगा। तो देखो इसको फटाक से पहले किस में कन्वर्ट कर लेना, 10⁻² में, तो 1 2 3 4, मतलब ये हो गया 4 × 10 का पावर -4 हो गया। और हमें क्या निकालना है, pH, तो pH कितना आ जाएगा बोलो, -log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 4 × 10 का पावर -4। कैसे सॉल्व करेंगे, सिखाया है log A × B। अब एक चीज सिखा रहा हूं वो समझो, सीधा वैल्यू लिखने से बचना, पहले अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, एक बार एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर सीधा लिख सकते हो। तो माइनस कॉमन लिया और अंदर कैसे सॉल्व करेंगे, log A × B क्या होता है, log A प्लस log B, मतलब यहाँ केमिस्ट्री खत्म, इधर इधर क्या चालू है, मैथ्स चालू है। तो बोलो आगे क्या लिखूंगा, माइनस log 4 कितना होता है बेटा 0.6, और log 10 का पावर -4 इज -4, तो कितना आ गया सिंपली ये 3.4, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया 3.4। अब H प्लस की जगह OH दिया है, तो OH दिया है तो pH निकलेगा कि POH, POH, जैसे यहां से OH लगा दूं तो ये क्या निकलेगा POH, और मुझे चाहिए pH, तो क्या करना होगा 14 से माइनस कर देंगे, लेकिन वो करते नहीं है, एग्जाम में वो होता नहीं है। मैंने बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज 0.0004, तो बताओ pH कितना होगा, तुम अच्छे से लगाओगे कि ये सर POH, अगर OH दिया है तो ये POH इज इक्वल टू -log कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, अब यहाँ इक्वल टू का साइन चलता है ना, और लास्ट में इक्वल टू का साइन कितना आया 3.4, तो आंसर इज 3.4, ठीक हो गया।
ऊपर क्वेश्चन था आई डोंट केयर, अपने को तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा लास्ट में जो आंसर आया है वही आंसर सही है, जो लास्ट में आंसर आया वही आंसर सही है, ये गलती नहीं करना है। मतलब बार बार ये बोल रहा हूं कि भले ही चीजें बहुत छोटी हैं, आसान है, लेकिन लास्ट तक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने पीएच का बेसिक कंसेप्ट सिखा दिया है। आज का क्लास पूरा इंट्रोडक्टरी रहा है। कल मिलते हैं। कल मैं इसके बारे में सिखाऊंगा कि पीएच के जो मैंने अभी जो अपने 8 जो टॉपिक्स थे उसमें 4 टॉपिक्स हमने सीख लिए। अब कल सिखाऊंगा कि एसिड दिया है तो कैसे पीएच निकालेंगे, एसिड का मिक्सचर दिया है तो कैसे निकालेंगे, सॉल्ट दिया है तो कैसे निकालेंगे। तो कल का क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल मिलते हैं।